मेहुल चौकसी, ये नाम आपने सुना होगा और ये तस्वीरें भी आपके लिए जानी पहचानी होंगी। पीएनबी लोन घोटाले का आरोपी, और सोचिए 14,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है इस शख्स पर, और उसके बाद ये भाग गया था विदेश। उसके बाद सीबीआई की मांग पर खबर ये मिल रही है कि बेल्जियम पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने मांग की थी कि भाई बेल्जियम में उसको देखा गया है, आप जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब भारत सरकार का काम है इसको भारत वापस लाना। लेकिन यह खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। आप पिछले कुछ सालों से नोटिस कीजिए, भारत के जितने भी दुश्मन हैं, वो चाहे भारत को कैसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, एक एक पर गाज गिर रही है। कोई दूसरे देश में ही मारा जा रहा है, किसी को भारत लाया जा रहा है, तो फिर बाकी मेहुल चौकसी जैसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। तहव्वुर राणा पर भी जिस तरीके से कांग्रेस क्रेडिट लेने की कोशिश करती हुई नजर आई, इसको भी पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। आज मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी से यही समझने की कोशिश करूंगी कि जिन जिन कामों को लेकर मुद्दे बनाए जाते हैं कि ये तो सरकार कर ही नहीं पाएगी, एक एक करके वही सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मेहुल चौकसी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेहुल चौकसी करीब 13,800 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, विदेश में भाग जाता है और विदेशी नागरिकता भी हासिल कर लेता है। जब कोई भी नागरिक विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसे भारत लाना और भारत के कानून के हिसाब से सज़ा दिलाना आसान नहीं होता। अब इसे ऐसे समझिए, अगर मेहुल चौकसी प्रत्यर्पण करके वापस लाया जाता तो उसे कभी भी सजाए मौत नहीं हो सकती है, जैसे अभी तहव्वुर राणा के केस में है। तहव्वुर राणा के केस में अभी तक तो लोग इसी बात पर संशय में अटके हुए हैं कि जिसने कई लोगों की हत्या करवा दी, उसकी प्लानिंग की, तहव्वुर राणा को भारत सजाए मौत तो दे नहीं सकता है। लेकिन अब मेहुल चौकसी के साथ क्या है? मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ पहले मारपीट हुई, फिर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके अब खबर ये चल रही है कि बेल्जियम से वो भारत लाया जाएगा। मेहुल चौकसी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए भारत के बैंकों से 13,800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और मेहुल चौकसी का भारत लाने में अगर कामयाब हो जाता है उसे भारत, तो उसके नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। हम पिछले आपको 10 सालों का 11 सालों का आंकड़ा बताते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि मेहुल चौकसी तो बहुत छोटा प्यादा है। भारत का जो पावर है, मतलब जिसे सुपर पावर भारत हम ऐसा बनते हुए देखने का जो सपना देख रहे हैं, वो अब साकार होने जा रहा है। भारत की बात विदेशों में सुनी जाती है, मानी जाती है। भारत के तर्कों को स्पष्ट तौर पर जब भारत रखता है तो उसे मानने पर भी लोग या दुनिया मजबूर हो रही है। जैसे कि तहव्वुर राणा के केस में हमने देखा, अमेरिका मजबूर हुआ। जिस अमेरिका के बारे में यह कहा जा रहा था कि तहव्वुर राणा तो उसी का एजेंट है, कभी अमेरिका अपनी पोल खोलेगा नहीं, तहव्वुर राणा को देगा नहीं, लेकिन अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा है। और बाकायदा हमारी जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और पिछले 3-4 दिनों में बहुत गंभीर चीजें निकलकर सामने भी आई हैं। अभी तक चीजें अदालत में अभी आएंगी, धीरे धीरे आप वक्त इंतजार करिए। अब मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 2014 के बाद से कुल 37, अभी तक अगर मेहुल चौकसी लाने में कामयाब हो जाता है भारत, तो 38वां प्रत्यर्पण होगा। ये 37 प्रत्यर्पण हो चुके हैं। मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं, इसमें बड़े घोटालेबाज, जो बड़े जगलर, जो माफिया थे, उन्हें पकड़ने में, जिसमें संजय शाह, जिसे डेनमार्क से 2024 में उसका प्रत्यर्पण हुआ था। अब तहव्वुर राणा तो इतना बड़ा प्यादा है, आप अंदाजा लगाकर देखिए, जिसने 26/11 की साजिश में रेकी की। और उसके साथ एक और नाम आ रहा है डेविड हेडली का। लोग कह रहे हैं कि उसे तो कभी नहीं सौंपेगा, लेकिन लोगों का कहने का क्या है, लोग यही मानते हैं कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, वो मोदी सरकार करके दिखाती है। तहव्वुर राणा के केस में हमने देखा, तहव्वुर राणा भारत आया, और आया ही नहीं बल्कि अब उसने कई खुलासे भी किए हैं। संजय शाह का मैंने नाम बताया। संजय शाह पर आरोप था 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड घोटाले का। रजनीश शेट्टी का भी प्रत्यर्पण हुआ जॉर्जिया से 2023 में, जिसके ऊपर आरोप था कि वो भी भारत का एक आर्थिक अपराधी था। 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था। संजीव मेहता का प्रत्यर्पण हुआ, यह भी घोटालेबाज था। ब्रिटेन से साल 2022 में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक मामले में यह भी बहुत बड़ा वांटेड था, जिसे भारत ने प्रत्यर्पण करने में कामयाबी हासिल की है। और मेहुल चौकसी का पकड़ा जाना, समझिए कि अब जो विजय माल्या है उसकी गर्दन तक भारत के हाथ पहुंच गए हैं, और जो नीरव मोदी है उसकी गर्दन तक भी भारत के हाथ पहुंच गए हैं। मतलब अगला नंबर तो इन्हीं दोनों का आने वाला है। और एक और नाम आपको बता देते हैं, संजय भंडारी जो रक्षा क्षेत्र के सलाहकार थे, उनके भी प्रत्यर्पण की बात चल रही है। हालांकि अभी इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब जैसा आपने कहा कि जो लोग सोचते थे कि भारत कभी ऐसा कर नहीं पाएगा, भारत वही कर रहा है। जाहिर तौर पर भारत वही कर रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं।
पाकिस्तान में सबसे पहले, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान में जो छिप कर बैठे थे 26/11 के साजिशकर्ता, उससे पहले मुंबई में जो और ब्लास्ट हुए थे, दिल्ली ब्लास्ट, अलग अलग जगहों के जो ब्लास्ट के मास्टरमाइंड थे, जो आरोपी थे, या पाकिस्तान में बैठे हुए जो लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादी थे, जो भारत के कट्टर दुश्मन थे, उन्हें चुन चुन कर भारत ने, या भारत के अननोन गनमैन ने, या हम ये भी कह सकते हैं कि अननोन गनमैन ने कैसे ठोका है, ये सारे वो भारत के दुश्मन हैं। देखिए, भारत सरकार कभी ये नहीं कहती, हम भी ये कभी नहीं कहते कि ये भारत के हैं, लेकिन चूंकि ये भारत के दुश्मनों को ठोक रहे हैं, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हम इस हिसाब से मानते हैं कि भारत के लिए काम आसान करे। 21 लोगों को मैं कुछ नाम आपको बता देना चाहता हूं, उनमें से आमिर सरफराज, और उसका आप छोड़ दीजिए, ये सब चर्चा बाद में करेंगे। हरदीप सिंह निज्जर का तो नाम आपने सुना होगा, कनाडा से बहुत विवाद हुआ था। हरदीप सिंह निज्जर एक कट्टर खालिस्तानी आतंकवादी था, वो कनाडा का पोषित आतंकवादी था, भारत के खिलाफ भारत में आकर या भारत में फंड भेजकर वो प्रोपगेट करता था, लोगों को उकसाता था। हरदीप सिंह निज्जर 2023 में मारा गया, वो सबने देखा, उस पर बहुत विवाद हुआ। कनाडा की पुलिस, जो माउंटेन पुलिस है वहाँ की, उसने बहुत सारे तथ्य दिए, लेकिन भारत ने सारे तथ्यों को खारिज कर दिया। वो भी देखा कैसे वहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद एक और खालिस्तानी आतंकी था, उसको भी वहाँ पर ढेर कर दिया गया। ये सब अननोन गनमैन ने किया है। कौन है ये, कहाँ से आते हैं अननोन गनमैन, उनको किसी को कुछ भी नहीं पता। मेहुल चौकसी के साथ ये एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका था, कैरेबियाई देश है वो एंटीगुआ, फिर बारबुडा की इसने नागरिकता ली। ये वैसे देश थे जिन्हें लोग जानते तो नहीं है, लेकिन विदेशी नागरिकता लेकर ये भारत से बचने की कोशिश कर रहा था। देखिए क्यों ऐसा होता है ऐसे मामलों में, क्योंकि जब किसी विदेशी नागरिकता हासिल कर ली जाती है तो वैसे मामलों में प्रत्यर्पण होता है, और प्रत्यर्पण के मामले में आप जो भी शख्स लाया जाता है उसे गंभीर सजा नहीं दे सकते हैं, आप एक न एक दिन उसे वापस देना पड़ता है। ये ऐसा हमारा कानून कहता है। हाँ, तो ऐसे मामलों में क्या होता है, ये लोग बचने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए जो 13,800 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी ने घोटाले किए, वो मेहुल चौकसी के पैसे तो थे नहीं, या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के पैसे नहीं थे, वो भारत के लोगों के पैसे थे। भारत के लोगों ने बैंकों में जमा किया था, वो पैसा इसने हड़प लिया। और 13,800 करोड़ रुपए बहुत बड़ा होता है, कई विभागों का, कई डिपार्टमेंट का फंड इतना होता है, आप समझ कर देखिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं इस रकम की क्या कीमत है, क्यों इसका लाया जाना जरूरी है। क्योंकि एक तो 13,800 करोड़ रुपए वसूलने हैं, और दूसरे में इसने एक बहुत अपराध किया। और भारत का कानून यह कहता है कि कोई भी अपराध आप करते हैं उनमें सबसे ज्यादा गंभीर अपराध होता है आर्थिक अपराध। आप देखिए नॉन बेलेबल सेक्शन लगता है, 420 की धारा लगती है। मतलब नॉन बेलेबल सेक्शन इसलिए लगता है कि आर्थिक अपराध को, आप एक चेक बाउंस का केस देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, चेक बाउंस का केस अगर आपके ऊपर हो गया तो वो नॉन बेलेबल सेक्शन लगता है। क्योंकि भारत का कानून ये कहता है कि आप किसी से अगर आर्थिक घोटाला करते हैं या पैसों के लेन देन में कोई गबन या घपलेबाजी करते हैं, एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और आपको पता है उसमें आपको 7 साल तक की सजा, जहां तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, एक्सपर्ट इस पर ज्यादा बताएंगे, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं 7 साल तक की सजा हो सकती है एक चेक बाउंस का केस में। अगर 10,000 का चेक भी आपने किसी को दे दिया और आपकी नीयत उसमें यह साबित हो गई कि आप उससे घपलेबाजी करना चाहते थे, तो उसमें आपको 7 साल। तो सोचिए ये अपराध कितना, इसने 13,800 करोड़ रुपए घोटाला किया और विदेशी नागरिकता ली। तो साफ स्पष्ट हो रहा है इस मामले में कि इसने तो बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराध किया है। ये हो गया। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जिसे लोगों ने या दुनिया ने मान लिया कि भारत ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। याद है आपको जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके पहले महबूबा मुफ्ती जैसे नेता क्या कहते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, यही तो कहते थे। बिल्कुल। आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद महबूबा मुफ्ती कहीं नजर आई, महबूबा मुफ्ती को आज पूछने वाला कोई नहीं बचा है। अब इसी तरह देखिए ट्रिपल तलाक के ऊपर शोर शराबा हुआ, ट्रिपल तलाक हटाकर तो सरकार देखे, सरकार ट्रिपल तलाक हटा दिया, कहीं कुछ हुआ। वक्फ कानून को लेकर, सीए एनआरसी को लेकर सरकार ने सब कुछ किया, लोगों को लगा ये होगा ही नहीं। अब आते हैं कि भारत के दुश्मन कैसे पकड़े जा रहे हैं, या उनका प्रत्यर्पण हो रहा है, या वो लाए जा रहे हैं। देखिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये और बहुत बड़ा मार्केट बना है। तो भारत का यही चीज भारत ने अपनी शक्ति समझी है और दुनिया को ये बताया है कि तुम्हारे लिए भारत के रास्ते तभी तक खुले हैं। आपने कभी ये सोचा कि दूसरे देशों पर तो ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ थोपते जा रहे हैं,
भारत में 26% पर आकर ही वो क्यों ठहर गए? देखिए, लोग इस पर कहेंगे कि क्या बचकानी बातें कर रहा है, लेकिन मेरा आकलन यही कहता है कि भारत संभवतः उन देशों में शामिल है जिस पर ट्रंप ने बहुत कम टैरिफ थोपा है। मतलब ट्रंप के टैरिफ थोपने का फॉर्मूला यह है कि जो देश जितना लगाता है हम उस पर उतना लगाएंगे, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन भारत को उस मुकाबले में बहुत राहत अभी भी है, और ये शायद नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अगर इसको आप मोटे तौर पर समझेंगे, आप जैसे चीन का ही देख लीजिए, चीन से कितना बड़ा वॉर चला, चीन से, जबकि भारत से ज्यादा सामान अमेरिका चीन से मंगवाता था। अमेरिका की बहुत बड़ी जरूरत चीन से पूरी होती थी। भारत तो उसमें बहुत छोटा योगदान देता है, लेकिन फिर भी चीन पर ज्यादा टैरिफ, मतलब ये सीधा एक संकेत है। तो भारत के लिए, और तहव्वुर राणा का आना आपको कोई आसान बात लग रहा है? जिस वक्त पूरी दुनिया भारत के खिलाफ साजिश बुन रही है, आप देखिए ब्रिटेन से लेकर चीन तक, इवन आप अगर देखिए जहां पर दक्षिणपंथी सरकारें नहीं है, ब्रिटेन में अभी सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद क्या हुआ, वहां पर उसी जमीन से मणिपुर में जो अभी हिंसा भड़काई गई, उसका लिंक वहां से जोड़ रहा था ब्रिटेन से। जो वहां अफीम की खेती होती थी मणिपुर में, उसे पैसे, उसे खाद पानी कहा गया कि ब्रिटेन से आ रहा है। मतलब इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई। बहुत बड़ा ये ग्रुप है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब जो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में आमिर सरफराज, परमजीत सिंह पंजोड़, बशीर अहमद पीर, एजाज अहमद अहंगर, सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मौलाना रहमुल्लाह, अकरम खान, ख्वाजा शाहिद, ये वो लोग 21 लोग ऐसे जो पाकिस्तान में छिपकर बैठे थे, मारे गए। कनाडा में छिपकर बैठे थे 4-5 खालिस्तानी आतंकी, वो मारे गए। मतलब कि जो पहले इजराइल की पॉलिसी थी, भारत उस पर आगे बढ़ रहा है। हमेशा एग्रेसिव रहो, अपनी चीजें हासिल करो। अब आप एक और चीज मतलब आकलन करके देखिए, लोगों को लग रहा है कि भारत कभी पीओके हासिल नहीं कर पाएगा। आज पीओके की स्थिति ऐसी हो गई है कि पीओके के लोग खुद चाह रहे हैं कि भारत एक बार हमें यह कह दे कि हाँ भाई आ जाओ, हम तुरंत भाग कर चले जाएं। ऐसी स्थिति है। पीओके की सरकार जो वहां पर, मतलब वहां चलाने के लिए जो सरकार बनाई गई है, उस सरकार के लोग तक इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों हैं, कब तक उसकी रहनुमाई में रहेंगे, क्योंकि वहां पर सेना जुल्म कर रही। तो ऐसी स्थिति आ गई है जो दुनिया ये समझती थी कि अब भारत ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। भारत ने वो करके दिखाया, वो साबित करके दिखाया। और ये सिर्फ, अगर ऐसा कोई कर सकता था तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही थी, वरना एक दौर वो भी देखा था जब सीमा से हमारे ही सैनिकों के सर काट कर लेकर चली जाती थी पाकिस्तान की बैट की टीम, और हम सिर्फ मतलब एक मीटिंग पर मीटिंग खेलते रह जाते थे। वो आपने देखा ही होगा, करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग। तो उसी खेल पर जारी था। आज चीन को लेकर देखिए, चीन की पॉलिसी भारत के लिए क्यों बदली। जब अमेरिका ने टैरिफ थोपा चीन पर, तो चीन को सबसे पहले कौन याद आया? भारत याद आया। आज जब बांग्लादेश के जो केयर टेकर हैं मोहम्मद यूनुस, चीन में जाकर वो तो क्या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात कह रहे थे, चीन में जाकर यही तो प्रपोजल दे रहे थे। जब भारत ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो उनको सबसे पहले किसकी याद आई? भारत की याद आई। कहने तो लगे, ये तो कहने पर मजबूर तो हुए कि भारत हमारे साथ ये गलत कर रहा है, हम तो उसके पड़ोसी हैं, हम तो उसके सच्चे मित्र हैं। कहने को आज नेपाल की हालत देखिए। नेपाल जो उत्तराखंड में सीमा विवाद था नेपाल के साथ, वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे नेपाल में आज क्या हुआ? नेपाल में आज खुद ही इतनी बड़ी बगावत होने लगी है कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि हमें तो राजशाही शासन ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र हम घोषित करना चाहते हैं नेपाल को। ये सही बात है कि नेपाल में हिंदुओं की आबादी बहुतायत है और बौद्धों की आबादी बहुतायत है, लेकिन नेपाल में, जहां नेपाल की जमीन से भारत के खिलाफ साजिश, नेपाल और भारत का क्या रिश्ता था? रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता था। लेकिन नेपाल में जिस जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा था, वहां भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। वहां भी लोग कहने लगे हैं कि हिंदी को शामिल करो, ये कहा जाने लगा है। ओम को लेकर बहुत विवाद हुआ, स्वास्तिक चिन्ह को लेकर नेपाल में काफी विवाद, लेकिन सब लागू करना पड़ा ना वहां की सरकार को। श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका ने भारत का साथ छोड़ा। हम्बन टोटा जो बंदरगाह था, भारत के साथ उसने संबंध तोड़े। वो बंदरगाह आखिरकार संबंध तोड़ने के कुछ ही महीनों बाद चीन ने कैप्चर कर लिया, गया वो बंदरगाह। इसी तरह उस बंदरगाह ही, सिर्फ वो बंदरगाह ही नहीं गया, वहां की सरकार दिवालिया के कगार पर पहुंच गई। श्रीलंका में क्या भुखमरी 2022 में आई थी, लोगों ने वो भी देखा। आज की सरकार ये कह रही है ना कि हम, भारत ही हमें बचा सकता है, भारत के साथ हम व्यापार करना चाहते हैं। खुद भारत के जिन पड़ोसी मुल्कों में, आप म्यांमार की हालत देख लीजिए। म्यांमार की जमीन से भारत के खिलाफ जो साजिशें बुनी जा रही थी,
या जिन रोहिंग्याओं को वहाँ से भारत में भेजकर कुछ खास समुदाय या कुछ खास संगठन के लोगों ने प्लांट किया था अपने स्लीपर सेल के तौर पर, आज वो सारे संगठन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। वहाँ की जुनता और बाकी चीज़ों में किस तरह से विद्रोह हो रहा है, किस तरह संघर्ष चल रहा है, वो तो आपने देख ही लिया। तो इस तरह से भारत ने अपने सारे दुश्मनों को ये दिखाया है कि उसकी ताकत क्या है। हाँ, भारत ने एक चीज़ दिखाया है, सब्र सबसे बड़ा जवाब होता है। एट ए टाइम किसी चीज़ पर रिएक्ट मत करो। जैसे मणिपुर में हुआ, भारत ने साबित किया कि उसकी पॉलिसी तुरंत कुछ एक्शन लेने की नहीं है। पहले वो देखेगा, समझेगा, उसके बाद एक्शन लेगा, और जब एक्शन लेगा तो उसमें जीत पक्की है। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, ये भारत ने साबित किया है। और मेहुल चौकसी का आना, देखिए मेहुल चौकसी, मैं तो पूरे मतलब एक लंबे एंगल से आपको पर्सपेक्टिव में ये सारी बातें बता रहा हूँ। मेहुल चौकसी का भारत लाया जाना, सोचिए कि जो आदमी दो दो देशों की नागरिकता ले चुका हो, वो आदमी भारत लाया जा रहा है, ये खबर सुनकर भारत के लिए कितनी बड़ी बात होगी। जिसे मतलब अदालतों में कितने चक्कर लगाए, और 2018 से सरकार चक्कर लगा रही है। सोचकर देखिए 7 साल बीतने को हैं। इस आदमी को लाना कितना टफ काम हो गया था, कितनी मुश्किलें हो गई थी। तहव्वुर राणा को लाने में 2008 में ये मामला हुआ। 2008 के बाद से 6 साल यूपीए की सरकार रही। अगर यूपीए की सरकार ये कहती है अमेरिका से इतने ही अच्छे संबंध थे, अमेरिका के कहने पर ही न्यूक्लियर डील हुआ था, ये आपको भी पता है। तो अगर इतना ही सब कुछ बढ़िया था अमेरिका से, तो 6 साल लग गए, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। 2014 के बाद से जब शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू हुई, तो 2014 से लाते लाते 2025 यानी 11 साल बीत गए। 2008 की घटना से अगर आप जोड़कर देखेंगे तो 17 साल हो गए, तब जाकर तहव्वुर राणा आया है। मतलब कि उसकी पूरी यंग एज में उसने ये पूरी साजिश रची, और आज बुढ़ापे की एज में वो भारत लाया जा रहा है। क्या बचा भारत के पास? उससे भारत क्या निकलवा पाएगा इतने कम दिनों में? लेकिन फिर भी भारत जितनी भी चीज़ें निकाल पाए, वो उसके लिए काम की होगी। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जैसे देश जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, वो भी एक्सपोज होंगे, और अगर अमेरिका का इसमें कुछ हाथ है तो वो भी एक्सपोज होगा। और मेरा ये ऐसा मानना है, अभी तक जो सरकार का नेचर रहा है, जो एग्रेसिव तरीका रहा है, उससे तो कम से कम यही पता चलता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार, अगर अमेरिका भी इसमें शामिल है, तो उसे भी नहीं छोड़ने वाली है। और मैंने तो शुरुआत में कहा था कि मेहुल चौकसी की ये जो खबर है सिर्फ खबर भर नहीं है, इसके मायने क्या है वो आपने बड़े बारीकी से समझाए। फिलहाल अब आप इस विश्लेषण को किस तरह से देखते हैं? जिस तरीके से एक एक करके भारत के सभी दुश्मनों का किसी न किसी तरीके से खात्मा या फिर उन पर एक्शन हो ही रहा है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।